नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने कहा कि अपराजिता बिल ममता सरकार के कारण पेंडिंग है। उसने बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी, इसके बिना बिल को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। अगर टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी तो बिल तो पास कर दिया जाए और टेक्निकल रिपोर्ट बाद में भी ली जा सकती है, क्योंकि अपराधी को सजा देना पहला काम है, न कि टेक्निकल कमियां निकालना। दरअसल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के बंगाल की सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। ममता सरकार ने 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया था। इसके तहत पुलिस को रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। विधानसभा से पास होने के बाद बिल को राज्यपाल के पास भेजा गया था। यहां से पास होने के बाद बिल राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जहां से मोहर लगने के बाद ये कानून में बदल जाएगा। आम आदमी को ही पता था कि इस बिल का क्या हो सकता है, या आम आदमी ये सोच रहा था कि इस बिल का क्या हो सकता है। मुंबई के लोअर परेल वेस्ट स्थित कमला मिल्स कंपाउंड में टाइम्स टावर बिल्डिंग में आग लगी। घटना सुबह 6:30 बजे की। दमकल की 9 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग बुझाने का काम जारी है। इससे पहले 29 सितंबर 2017 को कमला मिल्स कंपाउंड में एक रेस्टोरेंट में आग लगी थी। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 55 घायल हो गए थे। पूरे देश में इसका हंगामा हुआ था। वक्फ बिल में संशोधन के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की तीसरी बैठक हुई। इसमें मंत्रालयों के अधिकारियों ने कमेटी को वक्फ बिल के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान अधिकारियों के विपक्षी सांसदों से तीखी बहस हुई। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि प्रेजेंटेशन के दौरान सरकारी अधिकारी कमेटी को बिल के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। साथ ही कहा कि मिनिस्ट्री के अधिकारी अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण नहीं अपना रहे, वह बिना किसी विचार विमर्श के सरकार के रुख को ही बढ़ावा दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सबसे ज्यादा विरोध आप सांसद संजय सिंह और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने किया। पैरालंपिक में भारत का स्वर्णिम सफर जारी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब हमने एक इवेंट में सोना चांदी दोनों जीत लिए। क्लब थ्रो में धर्मवीर ने स्वर्ण और प्रणव ने रजत पदक हासिल किया। इसी के साथ इंडिया ने टोक्यो पैरालंपिक के 5 स्वर्ण पदक की बराबरी कर ली। हालांकि पिछले पैरालंपिक से इस बार अब तक हम 6 पदक ज्यादा जीत चुके हैं। टोक्यो पैरालंपिक में इंडिया ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य समेत 19 पदक जीते थे। इस बार 5 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य समेत 25 मेडल हासिल कर चुके हैं। हरियाणा में भाजपा बढ़े अंतर्कलह में उलझ गई। एक दिन पहले पार्टी ने 90 में से 67 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। गुरुवार को इनमें से 29 सीटों पर 39 दावेदार बगावत पर उतर आए। टिकट कटने से नाराज 3 मंत्री, एक सांसद की मां, 5 पूर्व मंत्री समेत 18 नेताओं ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। फिर मंत्री रणजीत चौटाला, मार्केटिंग बोर्ड के आदित्य चौटाला, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करण देव कंबोज आदि ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इनमें से 11 नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इनमें हिसार से भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल, मंत्री रणजीत चौटाला, मंत्री संजय सिंह और पूर्व मंत्री बच्चन आर्य भी शामिल है। इनके अलावा 4 नेताओं ने बाहरी को टिकट देने का आरोप लगाया। उधर रतिया से भाजपा विधायक लक्ष्मण नापा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। पार्टी में मची कलह से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व सख्ते में आ गया। इसका असर कितना हरियाणा चुनाव पर पड़ेगा, यह अब देखने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को 15 दिन के भीतर एक अलग एस्क्रो खाते में 1000 करोड़ रुपए जमा कराने के निर्देश दिए हैं। निवेशकों के बचे हुए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मुंबई के वर्सोवा में अपनी जमीन के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम की अनुमति दे दी। हालांकि इसके लिए कंपनी को पहले कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में आरोपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ के समक्ष केजरीवाल ने 2 याचिकाएं दायर की थी। पहली उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए और दूसरी जमानत के लिए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को बीमा अरेस्ट करार दिया, क्योंकि ये गिरफ्तारी ईडी मामले में केजरीवाल की रिहाई के ठीक पहले 26 जून को की गई थी। सिंघवी बोले, उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि जेल में ही रखा जा सके। बताया गया है कि मामला अगस्त 2022 में दर्ज किया गया, लेकिन 2 साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया।
एक्टिविस्ट और शिक्षाविदों के कड़े विरोध के बाद नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 31 अगस्त को जारी योग्यता आधारित चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम दिशा निर्देश 2024 को रद्द कर वापस ले लिया। नया पाठ्यक्रम संशोधित कर अब जारी किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल 9 सितंबर को बैठक में डेबिट क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपए तक के डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट एग्रीगेटर्स पर 18% जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। अभी पेमेंट एग्रीगेटर्स जो क्यूआर स्कैनिंग, पीओएस मशीन और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल भुगतान का काम देखते हैं, 2000 रुपए से कम के लेन देन पर जीएसटी से मुक्त है। यानी अब आपके डिजिटल पेमेंट्स पर भी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने की तैयारी। अब आप देखना, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। अगस्त 2024 में देश में 40 टेक कंपनियों ने 27,000 नौकरियां खत्म कर दी। इनमें इंटेल, आईबीएम और सिस्को जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। इन्फिनियन, गोप्रो, एप्पल, डेल जैसी कंपनियां भी नौकरियां खत्म करने वाली है। 2024 में अब तक 422 टेक कंपनियों ने 1.36 लाख स्टाफ की छंटनी की है। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कर्मचारियों ने गुरुवार को मुंबई स्थित मुख्यालय के बाहर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सेबी की ओर से बुधवार को जारी प्रेस वक्तव्य पर आपत्ति जताई। उन्होंने एक बयान जारी कर प्रेस विज्ञप्ति को वापस लेने और सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के इस्तीफे की मांग की। सेबी ने इसमें कहा था कि बाहरी तत्वों द्वारा सेबी कर्मियों को गुमराह किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार से जम्मू कश्मीर में भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। शाह 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार दोपहर जम्मू पहुंचेंगे, जिसके बाद वे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। भाजपा के घोषणा पत्र में आर्टिकल 370 के फायदे गिनाने के साथ साथ कश्मीर में सुशासन और पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर रहने की संभावना है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने और भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी ने शिवाजी महाराज से तो माफी मांग ली, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए माफी मांगी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ था? क्या आरएसएस के लोगों को इसका ठेका दिया गया था? राहुल ने कहा कि मोदी को महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में 700 किसानों की मौत हो गई, नोटबंदी से लाखों लोगों का रोजगार चला गया, इसके लिए भी उन्हें माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात कही कि पान का आनंद लेना चाहते हैं तो वाराणसी में निवेश करें। मोदी ने सिंगापुर में ये घोषणा की कि दोनों देशों में सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के लिए दुनिया में भारत का पहला तिरुवल्लुवर केंद्र सिंगापुर में स्थापित होगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पूर्व पीएम शेख हसीना को नसीहत दिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हसीना यदि भारत में रहना चाहती है तो अनर्गल बयानबाजी ना करे। यदि वे भारत में रहकर बयानबाजी नहीं करती तो हमें कोई दिक्कत नहीं। शेख हसीना के प्रत्यर्पण के सवाल पर यूनुस ने कहा कि उन्हें वापस लाए बिना बांग्लादेश के लोगों को न्याय और शांति नहीं मिलेगी। जिस तरह का अत्याचार हसीना ने किया, उन पर केस चलाया जाना चाहिए। देश की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।